हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को भौतिकी का जो नया चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, उसी से संबंधित दोस्तों जो आपका टॉपिक है कार्य, उसको इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके पिछले वीडियो के माध्यम से आपके गुरुत्वाकर्षण वाला जो चैप्टर था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कार्य को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके गुरुत्वाकर्षण के बाद का जो चैप्टर है वो दोस्तों आपके कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित है, जिसमें दोस्तों हम लोग को सबसे पहले ये जानना होगा कि जो कार्य है वो दोस्तों वास्तव में होती क्या है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से केवल कार्य के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे, इसके दोस्तों गुणों से और इसके विशेषताओं से हम लोग परिचित होंगे, और साथ ही दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हमारे भौतिकी में कार्य का जो संबंध है वो किससे और किस तरीके से यह होता है, वो सारा चीज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर जो बच्चे कार्य से अच्छी तरीके से परिचित होना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो के लास्ट एंड तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अगर हम बात करें कार्य का, तो दोस्तों आप लोग अपने दैनिक जीवन के, रोजमर्रा के जीवन में दोस्तों आप लोग कार्य का जो संबंध है वो दोस्तों जोड़ देते हैं किससे, तो आप लोग जोड़ते हैं काम से। और काम दोस्तों एक प्रकार का क्रिया होता है, जैसे कि उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, चलना, देखना, पढ़ना, लिखना, ये सारा दोस्तों आपकी क्रिया के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर हम यही बात करें दोस्तों आपके भौतिकी का, यानी आपके साइंस का, आपके विज्ञान का, तो दोस्तों विज्ञान में जो कार्य का जो संबंध है दोस्तों वो एक विशेष स्थिति से है, वो दोस्तों एक विशेष गुण से है, जो कि दोस्तों ये अपना विशेष जो गुण है वो रखता है यांत्रिक से। यानी कि जब दोस्तों आपका कोई यांत्रिक कार्य किया जाता है तो वह यांत्रिक कार्य दोस्तों आपके साइंस के लिए कार्य के रूप में जाना जाता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ये यांत्रिक कार्य ये वास्तव में होता क्या है। दोस्तों यांत्रिक कार्य करने का मतलब ये हुआ कि जब भी दोस्तों आपके भौतिक से संबंधित यानी साइंस से संबंधित कोई अगर कार्य संपादित होता है या किया जाता है तो उसे ही दोस्तों हम लोग भौतिकी के लिए कार्य का दोस्तों होना समझते हैं। तो वो कैसे समझेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कार्य को हम लोग यहाँ पर परिभाषा के माध्यम से दोस्तों सबसे पहले इसको जान लेंगे, और तब दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि आखिर जो कार्य होती है वास्तव में होती क्या है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो कार्य होता है उसको दोस्तों आप लोग जोड़ते हैं काम से। यानी कि अगर आप कोई भी चीज अगर आप करते हैं, अगर कोई भी चीज दोस्तों अगर आप काम के रूप में करते हैं तो आपके कार्य के रूप में जानी जाती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका जो कार्य है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं परिभाषा के माध्यम से कि इसमें बताया जा रहा है किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा उस बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन के अदिश गुणनफल की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप लोग को अच्छी तरीके से समझने के लिए ये जानना होगा कि आखिर अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होती है। अगर दोस्तों आप लोग पढ़ते हो, लिखते हो, देखते हो, बोलते हो, सुनते हो या आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो दोस्तों क्या होता है, जिससे कि आपका जो कार्य है वो संपन्न हो सके। तो दोस्तों इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज होता है वो होता है बल, यानी कि फोर्स। अगर बल ना रहे, अगर आप किसी चीज पर बल ना लगाओ तो दोस्तों आपका जो कार्य होगा वो बिल्कुल भी संपन्न नहीं हो सकता। आपके दैनिक जीवन के लिए जो आपके कार्य होते हैं वो हो जाए, चाहे आपके दोस्तों भौतिकी में जो कार्य प्रयुक्त किए जाते हैं वो हो जाए, ये आपके कार्य का दोस्तों जो समापन है वो आपके बल के कारण ही दोस्तों संपादित हो सकती है। बिना बल के कारण दोस्तों ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसे कि सपोज डेट मान के चलते दोस्तों कि अगर आपको मान के चलते पढ़ना होगा, ठीक है, तो पढ़ने के लिए आपको चाहिए बल। और ये दोस्तों बल हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं, तो ये जो बल है वो हम लोग अपने हाथ से लगा सकते हैं। यानी हाथ से क्या करते हैं, किताब को हम लोग खोलेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे, और दोस्तों आप अपने शारीरिक क्रिया के बल से आप उस किताब से ज्ञान को अर्जित करते हैं। अगर आपके शरीर में दोस्तों बल नहीं रहेगा, यानी कि आपके शरीर में दोस्तों बल लगाने का बिल्कुल भी क्षमता नहीं रहेगी, तो आप बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकते। कोई अगर मान के चलते हैं कि एक दिन भूखे इंसान को कह दिया जाए कि तुम पढ़ो, तो क्या वो पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके अंदर बल की बिल्कुल भी क्षमता नहीं होती। अगर दोस्तों मैं आप लोग को बोलूं कि मान के चलते हैं कि आपको कोई बक्सा को ढकेलना होगा, नहीं बक्सा पर कार्य करना होगा, बक्सा पर कार्य, तो आप बक्सा पर कार्य करो। तो दोस्तों बक्सा पर कार्य करने का मतलब कि बक्सा के स्थान में परिवर्तन लाना है, या तो बक्सा को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेकर जाना है, या फिर बक्सा को वहां से हटा देना है, वही चीज हुआ। तो दोस्तों ये आप कैसे कर सकते हैं, आप ही बताना। क्या आप बल की अनुपस्थिति में एक चीज आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मान के चलते आपको कपड़ा खींचना हो, आपकी मम्मी बहन चाहे आप अगर कपड़ा खींचते हैं, तो कपड़ा खींचना भी क्या होता है, एक प्रकार का दोस्तों काम होता है, यानी कि कार्य होता है। तो अगर हम बताएं यहाँ पर कपड़ा खींचना, तो वो दोस्तों
कपड़ा जो खींचना है आपका वो कार्य के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या ये जो कार्य है आपका वो बिना बल के हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों आप अपना बल लगाते हैं, यानी कपड़ा को आप धोते हैं, कपड़ा को गोदते हैं, फिर कपड़ा को दोस्तों आप पीटते हैं, फिर उस पर ब्रश रगड़ते हैं, तब जाकर आपका कपड़ा क्या होता है? आपका साफ होता है। और ये सारी जो प्रक्रिया है दोस्तों वो आपके कार्य के रूप में जानी जाती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वो बल के कारण कर रहे हैं। अगर बल ना हो तो आप नहीं कर सकते। कुआं से पानी निकालना है या कल से पानी निकालना है तो दोस्तों उसके लिए भी आपको बल लगाना पड़ेगा। अब बताइए, मान के चलते हैं कि बाल्टी मान के चलते हैं दोस्तों लटका हुआ है, अब खाली रस्सी पकड़ लेंगे और सोचेंगे कि कुआं से क्या है पानी हमारा बाहर निकल जाए, तो हो सकता है? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा कि उस बाल्टी को दोस्तों सबसे पहले कुआं में डालना पड़ेगा, फिर कुआं में से हमको उस बाल्टी को दोस्तों खींचना पड़ेगा बल लगाकर। बल लगाकर अगर हम उस पानी को बाहर निकालेंगे कुएं से तो हम लोगों ने यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमने पानी निकालने का कार्य किया। और पानी निकालने का जो कार्य किया वो बिना बल के तो हम नहीं कर सकते, ये हम बल के कारण ही कर सकते हैं। मान के चलते हैं दोस्तों यहाँ पर कि कोई व्यक्ति या दोस्तों कोई जानवर अगर ठेला को खींचता है, ठेला गाड़ी को खींचता है तो वो बल के कारण ही खींचता है। तो देखिए आपका घोड़ा अगर गाड़ी को खींचे, ठीक है, जो पीछे वाले जो गाड़ी होते हैं अगर उसको खींचे, या कोई व्यक्ति अगर रिक्शा को खींचे या ठेला को खींचे तो दोस्तों वो बल के कारण ही खींच रहा है। लेकिन उसके द्वारा किया हुआ जो प्रक्रिया होगा, पूरा जो प्रोसेस होगा वो आपके कार्य के रूप में जाना जाता है। तो इतना दोस्तों बहुत सारे क्या है, मैंने एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाने के ये प्रयास किया है कि आपका जो कार्य का जो संबंध होता है वो दोस्तों कहीं ना कहीं बल से होता है। यानी जहां पर दोस्तों आपका बल शून्य होगा, बल नहीं होगा, तो वहां पर बिल्कुल भी कार्य की जो दोस्तों क्रियाएं होंगे वो देखी नहीं जा सकती, यानी कार्य बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मान के चलते आपके सामने खाना है और आपको दोस्तों खाना है, अगर आप अपने हाथ से उस भोजन पर बल नहीं लगाओगे तो क्या जो भोजन है वो आपके पेट में चला जाएगा? नहीं जा सकता है। तो वहां पर जो आपका कार्य होगा वो शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर आप बल लगा दोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों वहां पर आपके कार्य को देखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो बल का संबंध है वो दोस्तों आपके किससे है? वो कार्य से, यानी कार्य का जो संबंध है वो है बल से। लेकिन यहाँ पर जो परिभाषा है इसमें यह बताया जा रहा है किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा, देखिए हम किसी वस्तु पर बल आरोपित कर रहे हैं, क्या करने के लिए? कार्य का समापन करने के लिए। क्योंकि आपने अभी जाना कि बिना बल की सहायता से हम किसी कार्य का समापन नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी वस्तु पर अगर दोस्तों हमें कार्य करना है तो उस वस्तु पर हमें बल लगाना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है, किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा उस बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन के अदिश गुणनफल की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर दोस्तों समझिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए हाथ से गेंद को उठाना, ठीक है, हाथ से गेंद को उठाना। दोस्तों मान के चलते हैं कि नीचे भूमि पर एक गेंद आपका पड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति, कोई लड़का या कोई खिलाड़ी अगर इस गेंद को उठाता है तो दोस्तों उठाने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं आपके कार्य के रूप में जानी जाती है। लेकिन ये जो कार्य हुआ वो दोस्तों बल के कारण हुआ, क्योंकि आपका जो हाथ है दोस्तों वो एक तरीके से मांसपेशिया है, यानी वो मांसपेशिया है। और जब इस मांसपेशिया द्वारा दोस्तों इस गेंद पर बल आरोपित होगा तो कहीं ना कहीं ये जो बल है आपका वो दोस्तों कहलाएगा पेशीय बल। और जब इस पर दोस्तों बल आरोपित होगा, यानी जो हाथ है वो अपना पेशीय बल इस गेंद पर आरोपित करेगा, तो ये जो गेंद है आपका वो दोस्तों बल की दिशा में विस्थापित होगा। क्योंकि आपको पता है कि बल एक प्रकार का सदिश राशि होती है और बल की कोई ना कोई एक दिशा होती है। दोस्तों अगर आप बल जिस वस्तु पर लगाएं, जिस ओर लगाएं वो उस ओर अपनी दिशा को व्यक्त करता है। तो अगर आप इस गेंद को उठा रहे हैं तो आप हाथ से इस गेंद को अगर आप उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसे आप नीचे से ऊपर की ओर उठा रहे हैं। तो ये दोस्तों क्या करता है, ये अपने दिशा को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपके उठाने से पहले, यानी आपके बल लगाने से पहले जो गेंद था वो यहाँ पर था, लेकिन जब आपने बल लगाया और बल लगाकर जब आपने गेंदा को उठाया तो गेंदा जो है वो मान के चलते हैं यहाँ पर आ चुका। कहाँ पर? तो यहाँ पर वो आ चुका। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो गेंदा है वो कुछ ना कुछ दूरी तय की है, कुछ ना कुछ क्या की है, दूरी तय की है। और आप सभी को पता है कि अगर जो भी दूरी अपनी एक निश्चित दिशा को प्रदर्शित करती है तो उस दूरी को हम लोग विस्थापन के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यह एक निश्चित दिशा को यहाँ प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर जो दूरी होगा वो आपके विस्थापन के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है
कि अगर आप किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो आपका जो कार्य की प्रक्रिया होगा, कार्य का जो प्रोसेस होगा वो कहीं ना कहीं बल, यानी बिना बल के तो कार्य हो ही नहीं सकता, ये तो आपका फिक्स है। तो बल यानी कि F, और साथ ही जो विस्थापन, देख सकते हैं कि विस्थापन हुआ है यानी वस्तु विस्थापित हुई है। ऐसा थोड़ी ना कि आप झुके गेंद को उठाने के लिए, गेंद को पकड़े और आपने गेंद में बिल्कुल भी कोई दोस्तों इसके स्थान में परिवर्तन नहीं किया, यानी इसमें दोस्तों कोई भी इसका दूरी आपने नहीं तय कराया। तो दोस्तों आपने दूरी यहाँ पर तय कराया है कितना, तो S दूरी, जो कि विस्थापन के रूप में जाना जाता है। और यही विस्थापन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे, और इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कार्य। यानी यही जो आपका पूरा जो प्रक्रिया है वो आपके कार्य के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ से आप लोग को ये सीख मिलती है कि अगर हमें किसी वस्तु पर कार्य का समापन करना होगा, यानी कार्य को संपन्न करना होगा, तो उसके लिए उस वस्तु पर बल और उस वस्तु का विस्थापित होना बल की दिशा में, ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। यानी कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, अगर वो वस्तु विस्थापित नहीं होती, तो दोस्तों वहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि वहाँ पर हमारा जो कार्य की प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी नहीं हुई है। अगर आप किसी वस्तु पर मान के चलते हैं बल नहीं लगा रहे हैं और वो वस्तु क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है, तो उस स्थिति में हम लोग ये समझेंगे कि वहाँ पर जो हमारा बल का दोस्तों जो समापन है, जो क्रिया है, वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जैसे कि देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, समझना दोस्तों ध्यान से आप लोग, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मान के चलते हैं कि हाई आपका गेंद है, हाई आपका गेंद है, ठीक है। और दोस्तों ये मान के चलते हैं कि अपनी ये गेंद लटका हुआ, उसको छोड़ दीजिए, मान के चलते ये गेंद आपका लटका हुआ है, गेंद या कोई पत्थर आप पे लटका हुआ है, ठीक है, ये कुंडी से बंद कर कोई आपका गेंद या पत्थर लटका हुआ है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब ये गेंद लटका हुआ है तो कहीं ना कहीं जो पृथ्वी है वो गुरुत्व बल के कारण इस गेंद को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस पर बल तो लग रहा है, यानी कि इस पर दोस्तों जो बल है वो नीचे से क्या हो रही है, ऊपर की ओर इस वस्तु पर लगाया जा रहा है पृथ्वी की ओर से। तो आप देख सकते हैं कि इस गेंद पर बल लग रहा है, लेकिन दोस्तों इस गेंद में बिल्कुल भी विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है। विस्थापन हो रहा है क्या, देखिए तो जरा, इस पर बल लगाया जा रहा है, लेकिन ये जो आपका गेंद है वो बिल्कुल भी विस्थापित नहीं हो रही है। विस्थापित कहाँ से होगी भैया, जहाँ है वो ये रहेगी, वो जहाँ है वो वहीं पर रहेगी, इसमें बिल्कुल भी विस्थापन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने इस गेंद को क्या किया है, आपने टांग दिया है। जब दोस्तों इसमें बिल्कुल भी कोई विस्थापन नहीं होगा तो वहाँ पर आप लोग ये समझ कर रखना कि यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, यानी यहाँ पर जो कार्य का गुण है वो शून्य दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कार्य के लिए देखिए बल और विस्थापन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, यहाँ कार्य बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। मान के चलते कोई, मान के चलते कुली है, अगर वो सामान को उठाया है अपने माथे पर, ठीक है, और सामान को दोस्तों वो उठा कर वो अपने माथे पर रखा हुआ है, तो जो ये सामान है वो क्या करता है कि वो नीचे की ओर बल आरोपित करती है, और आपका जो सिर है वो क्या करती है कि उस वस्तु पर ऊपर की ओर बल आरोपित करती है। लेकिन दोस्तों बल तो यहाँ पर लग रहा है उस सामान पर, ठीक है, आपके सिर द्वारा उस सामान पर बल लग रहा है, और वो जो सामान है वो आपके सिर पर बल लगा रहा है, लेकिन जो कुली पर रखा जो सामान है वो बिल्कुल भी विस्थापित नहीं हो रही है, ना वो इधर हो रही है ना उधर हो रही है, यानी वो अपने स्थान में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं कर रही है। तो अपने स्थान में परिवर्तन नहीं होने का हम लोग ये बोलेंगे कि बक्से का जो विस्थापन है वो शून्य, यानी बक्से पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। बल दोस्तों लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कार्य है वो नहीं किया जा रहा है। समझे, इस चीज को आप लोग समझकर रखना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने समझा किसके कारण, तो हम लोगों ने यहाँ पर समझा विस्थापन के कारण, यानी जब विस्थापन ना रहे तब। अब हम लोग ये समझते हैं कि जब बल ना रहे तो उस स्थिति में हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं कि कार्य शून्य होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, जितना दोस्तों मैं लेक्चर दे रहा हूँ ना वो सारा चीज़ आप लोग ध्यान समझना, आपका कार्य बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इतना समझ के रखना कि कार्य के लिए बल का होना अत्यंत आवश्यक है, बिना दोस्तों बल के आप कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए अगर मान के चलते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर न्यूटन के प्रथम गति का अगर नियम लिया जाए तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम में दोस्तों आप लोगों ने क्या जाना था, न्यूटन के प्रथम गति के नियम में आप लोगों ने ये जाना था कि अगर कोई पिंड या वस्तु एक समान चाल से अगर गतिशील हो तो वो पिंड या वस्तु जो होती है वो एक समान चाल से गतिशील ही रहती है जब तक कि उस वस्तु पर बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। मेरे बातों को दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से अगर गतिशील हो तो वो एक समान
समान चाल से गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु एक समान चाल से अगर गतिशील है, अगर वो गति कर रही है तो वो गति करते ही रहेगी। कब तक गति करते रहेगी? जब तक अगर कोई उस पर बल आरोपित होकर उसकी गति को शून्य ना कर दे। लेकिन जब बल आरोपित होगा ही नहीं तो दोस्तों ये जो आपकी वस्तु होगी वो तो चलती ही रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वस्तु का विस्थापन दिख रहा है, यानी वस्तु की दूरी आपको दिख रही है, यानी वस्तु जो है अपना वो अपने विस्थापन को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बल बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है, यहाँ बल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस स्थिति में समझ सकते हैं कि केवल विस्थापन होने से हमारा कार्य का होना संभव नहीं होता, विस्थापन के साथ बल का भी होना आवश्यक है। केवल बल होने से हमारे कार्य का समापन, हमारे कार्य का जो संपन्न है वो होना संभव नहीं हो पाता, बल के साथ विस्थापन का भी होना आवश्यक है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इन दोनों कंडीशन, इन दोनों स्थितियों में कि आपके कार्य के लिए बल और विस्थापन ये दोनों ही बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब देखिए, अगर मान के चलते हैं कि ये जो आपका गेंद है और जो नीचे भूमि है, यानी जिस भूमि पर दोस्तों वो लुढ़क रही है, अगर ये भूमि इस पर क्या करती है? घर्षण बल आरोपित करती है, घर्षण बल। और घर्षण बल जब आरोपित करती है तो क्या होगा कि दोस्तों घर्षण बल के प्रभाव के कारण ये कुछ समय के पश्चात ये अपनी गति को रोक देगा, यानी यह रुक जाएगा, यानी इसकी गति जो होगी वो शून्य हो जाएगी। तो उस स्थिति में आपको विस्थापन और बल दोनों मिल रहे हैं। विस्थापन जब वो चल रहे हैं, बल यानी घर्षण बल लगा, तो यहाँ पर कार्य दोस्तों दिखेगा। ठीक है, तो जरा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, रेलगाड़ी के इंजन द्वारा डिब्बों को खींचना। तो आप देख सकते हैं कि रेलगाड़ी के कुल जितने सारे जो डिब्बे होते हैं वो अपने दूरी को किसके कारण दोस्तों प्रदर्शित करते हैं? तो ये दोस्तों अपने दूरी को प्रदर्शित करते हैं इंजन के कारण। अब आप ही बताओ कि अगर किसी रेलगाड़ी से इंजन को हटा दिया जाए तो रेलगाड़ी के जो बाकी के डिब्बे होंगे वो बिल्कुल भी दोस्तों गतिमान नहीं हो सकते, वो अपनी गति को बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर जो खींचने का काम है वो कौन करता है? वो इंजन करता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इंजन क्या कर रहा है? वो दोस्तों कार्य के गुण को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इंजन जो है वो दोस्तों बल से, यानी अपने बल के कारण उन डिब्बों को खींच रहा है। आज डिब्बों में क्या हो रहा है दोस्तों? विस्थापन हो रहा है। ठीक है, और जब विस्थापन हो रहा है तो समझ सकते हैं कि कार्य की क्रिया देखी जा रही है। आगे है यहाँ पर घर्षण बल द्वारा लुढ़कती गेंद को रोकना, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अगर घर्षण बल ना रहे तो दोस्तों वो जो गेंद होगी वो लुढ़कती रहेगी और वहाँ आपका कार्य शून्य होगा। यहाँ देखिएगा, इसमें दोस्तों बस छोटा सा है, इसमें है अगर आपको गणितीय रूप अगर लेना होगा तो उसके लिए दोस्तों हम बता रहे हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ लिए। अगर इसका गणितीय रूप अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें बताया जा रहा है, मान लिया कि किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाने पर वह वस्तु बल की दिशा में S दूरी तक विस्थापित होती है। मेरे बातों को ध्यान सुनिए। ये देखिए, मान लिया कि किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाने पर वह वस्तु बल की दिशा में S दूरी तक विस्थापित होती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो आपने अभी जाना कि जो कार्य होता है वो बल और उस बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अगर बल है आपका F तो उसको हम लोग लिखेंगे F, अगर विस्थापन है आपका S तो हम लोग उसको यहाँ पर लिखेंगे S। और इसका जो फार्मूला है वो दोस्तों निकल कर आता है W=F/S। ठीक है, और इनका दोस्तों जो गुणनफल है इसको हम लोग अदिश गुणनफल भी बोलते हैं, यानी कि आपके बल और आपके विस्थापन इन दोनों के बीच का जो गुणनफल है उसे हम लोग अदिश गुणनफल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप 11th क्लास में जाइएगा तो 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट बोलेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट वाले दोस्तों गुणनफल को अदिश गुणनफल कहा जाता है। और अदिश गुणनफल दोस्तों इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आपका ये जो कार्य है यह एक प्रकार का दोस्तों अदिश राशि है, कार्य बिल्कुल भी सदिश राशि नहीं है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर जो कार्य है वो आखिर क्यों अदिश राशि है, वो सदिश राशि क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो बल है, जो विस्थापन है, ये दोनों सदिश राशि है, तो फिर जो कार्य है वो कैसे अदिश हो सकता है? तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जो कार्य है वो अदिश इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो दिशा होती है वो दोस्तों
दोस्तों 3 स्थितियों में बदलती है, यानी इसकी जो दिशा होती है वो दोस्तों निश्चित नहीं होती। देखिए, अगर आप किसी वस्तु पर अगर आप दोस्तों कार्य करते हैं तो कार्य करने के फलस्वरूप उस वस्तु पर अगर आप बल आरोपित करते हैं तो बल लगाने से जो वस्तु होगी हो सकता है कि वो बल की दिशा में विस्थापित हो, और नहीं तो दोस्तों हो सकता है कि वो बल के विपरीत दिशा में वो विस्थापित हो, और नहीं तो हो सकता है कि जो आपकी वस्तु होगी वो बल के लंबवत दिशा में विस्थापित हो। तो 3 गो यहाँ पर स्थितियाँ है ना। पहला कि आपके बल के, देखिए पहला पे क्या था कि बल की दिशा में विस्थापित, ठीक है। मान के चलते हैं अगर इधर दिशा है बल का तो वस्तु भी इधर ही क्या हुई, विस्थापित हुई। अगर मान के चलते हैं इधर दिशा है बल का तो वस्तु जो हुई वो इधर विस्थापित हुई। अगर मान के चलते हैं इधर दिशा है बल का तो वस्तु जो हुई वो इधर विस्थापित हुई। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी दिशा है वो 3 स्थितियों में बदल जा रही है, जबकि सदिश का मतलब कि किसी भी स्थिति में इसकी जो दिशा है वो नहीं बदलनी चाहिए, वो निश्चित ही होनी चाहिए, और यहाँ बदल रहा है। इसलिए दोस्तों आप लोग कहना कि जो कार्य होगा वो एक प्रकार का अदिश राशि होता है। अब ये 3 स्थितियों में इसकी जो दिशा है वो क्यों बदलती है, मैं हूँ ना वो मैं बताता हूँ आप लोग को, बस ध्यान से जितना मैं बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ लेना दोस्तों। यकीन मानिए अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस कार्य को समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको इस पूरे YouTube पर कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ आपको कार्य बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं, आप लोगों ने जान लिया कि यह क्यों अदिश राशि है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ बात करते हैं इसके मात्रक का। तो दोस्तों जो कार्य का जो एसआई मात्रक होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए कांच का जो एसआई मात्रक होगा वो हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और जो विस्थापन है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर, होता है ना मीटर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आप न्यूटन मीटर देख रहे हैं ना, न्यूटन मीटर, इसी न्यूटन मीटर को हम लोग आपके एसआई मात्रक में दोस्तों बोलते हैं क्या, तो हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक जो जूल है वो बराबर हो सकता है 1 न्यूटन आई इंटू मीटर। इस तरीके से आप लोग समझ के रखना, मैंने निकाल कर यहाँ पर दिखा दिया कि इसका एसआई मात्रक जूल क्यों होता है, क्यों, क्योंकि बल का एसआई मात्रक है न्यूटन और फिर आपका विस्थापन का एसआई मात्रक है मीटर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपका कार्य है उसका एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग संक्षेप में जूल के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आया है 1 जूल। अगर कोई आपसे बोल दे कि 1 जूल का परिभाषा बताओ, 1 जूल का परिभाषा क्या होता है, तो दोस्तों 1 जूल का जो परिभाषा है वो सिंपल है, आप लोग समझना, मैं बताता हूँ, आप लोग देखिएगा। 1 जूल का परिभाषा आप देख सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर, सुनना मेरी बातों को, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, मैं बोलता हूँ। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित होती है, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। सिंपल है, इसी को देख के बोल सकते हैं, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वह वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक विस्थापित होती है, तो किया गया यह कार्य 1 जूल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, 1 जूल कहलाता है। अब कोई पूछे अगर आपसे कि कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है ऑर्ग। क्या होता है, वो होता है ऑर्ग। यानी जिस तरीके से आप लोग एसआई मात्रक में कार्य का दोस्तों जो मात्रक है उसको आप लोग जूल के रूप में जानते हैं, उसी को दोस्तों हम लोग सीजीएस मात्रक में किस रूप में जानेंगे, तो हम लोग ऑर्ग के रूप में जानेंगे। अब बात करें हम लोग यहाँ पर जूल और ऑर्ग के बीच के संबंध का, तो दोस्तों आप लोग उसका जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम ले लें 1 जूल बराबर यहाँ पर 1 न्यूटन और मीटर, तो दोस्तों ये दोनों अभी किस फॉर्म में है,
ध्यान दीजिए मेरी बातों को, ये दोनों अभी किस फॉर्म में है, तो ये दोनों अभी एसआई मात्रक के फॉर्म में है। तो दोस्तों हम ये जान चुके हैं कि कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है अर्ग, तो यहाँ पर ये है एसआई मात्रक में, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, तो सीजीएस मात्रक में। तो जूल का सीजीएस मात्रक होता है क्या चीज, तो अर्ग, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 और यहाँ पर हो जाएगा अर्ग आप बराबर में है जो 1 न्यूटन है, इसको दोस्तों हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, तो हम लोग सीजीएस मात्रक में। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि आपके सीजीएस मात्रक में 1 न्यूटन का जो मान होता है, 1 न्यूटन का जो मान होता है वो होता है 10 के पावर 5 डाइन के, कितने, 10 के पावर 5 डाइन के। ठीक है, आप लोग समझ के रखना कि आपके दोस्तों 1 न्यूटन का जो मान होता है सीजीएस मात्रक में वो होता है 10 के पावर 5 डाइन। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 के पावर 5 और यहाँ पर हो जाएगा डाइन। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ध्यान से ये मीटर है दोस्तों, ये मीटर है, तो आप देख सकते हैं मीटर आपका एसआई मात्रक के रूप में है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, तो सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखिए आपका हो जाएगा 10 के पावर 5 और गुना, अब दोस्तों देखिए आपका यहाँ पर ये जो मीटर है वो किस फॉर्म में है, तो एसआई मात्रक रूप में है। तो मीटर को हम लोग अगर सीजीएस पे कन्वर्ट करेंगे तो ये दोस्तों आपको टूट जाएगा किस में, तो सेंटीमीटर में। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा देखिए 1 मीटर है ना, तो हमारा 1 मीटर बराबर होता है कितना, तो सीजीएस में 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आप जान सकते हैं कि मात्रक छोटा होगा तो परिमाण बड़ा होगा, मात्रक बड़ा होगा तो परिमाण छोटा होगा। तो अब दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 के पावर 5 आगुना, ये क्या कर सकते हैं 10 के पावर यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, कोष्ठ बंद कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा डाइन। ठीक है, और 10 के पावर 5 है 10 के पावर 2, टोटल कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर हो जाएगा 7 डाइन। तो यही तो होता है रिलेशनशिप। यानी अगर कोई पूछे कि 1 अर्ग बराबर कितना डाइन, तो दोस्तों 1 अर्ग बराबर होता है 10 के पावर 7 डाइन। और कोई पूछे कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, सारा चीज़ मैंने आप लोग को इसमें बता दिया। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, विशेषता पर बात करते हैं। जो आपका कार्य का विशेषता है उस पर थोड़ा बहुत है जान लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें बताया जा रहा है भौतिकी में कार्य का तात्पर्य यांत्रिक कार्य से होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक कार्य के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर देखिएगा यांत्रिक कार्य तभी संपन्न होता है जब किसी वस्तु पर बल लगे और वह वस्तु विस्थापित हो। तो मैंने आप लोगों को दोनों कंडीशन बता दिया कि ऐसा नहीं है कि अगर वस्तु पर बल लग रहा है वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है तो उस पर कार्य हो रहा है, नहीं, कार्य उसका शून्य होगा। ऐसा नहीं है कि अगर उस वस्तु का विस्थापन हो रहा है और बल शून्य है तो वह वस्तु कार्य कर रहा है, नहीं, उस स्थिति में भी कार्य होगा वो शून्य होगा। यानी कार्य को करने के लिए बल और विस्थापन इन दोनों का होना आवश्यक है। तीसरा नंबर बताया जा रहा है कार्य हमेशा किसी बल के द्वारा ही होता है, ना कि किसी वस्तु के द्वारा। हाँ, इस चीज को दोस्तों आप लोगों को समझना होगा, ध्यान समझिएगा। कोई देखिए कोई कहता है ना कि मान के चलते अगर किसी वस्तु पर अगर आप कार्य करोगे तो हम क्या करते हैं कि जिस वस्तु पर कार्य किया जा रहा है और जिस वस्तु द्वारा किया जा रहा है तो उस वस्तु का नाम ले लेते हैं। दोस्तों हमें उस वस्तु का नाम लेना उचित यहाँ पर नहीं होता, हम दोस्तों उस बल का नाम लेते हैं जिसके कारण वहाँ पर कार्य संपादित किया जा रहा है। देखिए जैसे कि अभी मैंने आप लोग बताया हाथ से गेंद को उठाना, तो मैंने क्या बताया कि जो व्यक्ति है वो गेंद पर कैच कर रहा है, तो ये एक तरीके से गलती होगा। हम बता सकते हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति है वो अपने हाथ से यानी पेशीय बल से, बल का नाम लेंगे ना कि हाथ ना कि व्यक्ति, बल का नाम लेंगे, यानी हाथ के पेशीय बल, व्यक्ति के पेशीय बल, व्यक्ति के पेशीय बल से इस गेंद पर कार्य हुआ है। क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बल का नामकरण करते हैं, ना कि जिसके कारण बल लग रहा है उसका। ठीक है, आगे देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दोस्तों आपका ये गेंद लटका हुआ है, ये गेंद लटका हुआ है, तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इस लटके हुए गेंद को जो पृथ्वी है वो अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो पृथ्वी है वो इस गेंद पर बल लगा रही है। तो दोस्तों ये जो पृथ्वी है वो इस गेंद पर बल नहीं लगा रही है, बल्कि पृथ्वी जो है वो गुरुत्व बल के कारण इस गेंद पर बल लगा रही है। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो गेंद है वो गुरुत्व
बल के कारण क्या हो रहा है, इस पर अपने बल को महसूस कर रहा है, ना कि पृथ्वी के कारण। तो यहाँ पर हम लोग उस वस्तु का नाम ना लेकर हम लोग उस बल का नाम लेंगे जिसके कारण इस वस्तु पर बल आरोपित किया जा रहा है। समझे? इस चीज़ को आप लोग समझ के रखना, नहीं तो गलत माना जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। आगे देखिएगा, कार्य वस्तु पर लगते बल और उस बल के विस्थापन दोनों के समानुपाती होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि W आप प्रोपोर्शनल हो जाएगा F और डॉट किसके, तो S के। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो आएगा बराबर। तो मान के चलते हैं K का होगा कोई नियतांक, और यहाँ पर आपका हो जाएगा F और डॉट हो जाएगा आपका S, जो कि आपके ये विस्थापन के रूप में जाना जाता है। अब मान लेते हैं K का मान कितना है 1, जो नियतांक वो है 1, तब फिर आपका आ जाएगा W = F/S। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये समानुपाती कैसे होता है। समानुपाती होता है ये जान लिए, लेकिन ये समानुपाती कैसे होता है ये आप लोग को जानना है। देखो दोस्तों, बताता हूँ मैं आप लोग को। देखिए, यहाँ पर 1 किलोग्राम की वस्तु है, ठीक, यहाँ पर 3 किलोग्राम की वस्तु है, ठीक, और यहाँ पर फिर 1 किलोग्राम की वस्तु है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक उठाया गया है, यानी इसी वस्तु को 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। यानी ये जो वस्तु है आपका वो 1 मीटर विस्थापित हुई है, और इसका जो विस्थापन है वो बिना बल के तो होगा ना, यानी इस पर कहीं ना कहीं बल लगेगा। आपको पता है कि दोस्तों 1 किलोग्राम की वस्तु पर जो पृथ्वी है वो 9.8 न्यूटन का बल आरोपित करती है। हम लोगों ने पिछला चैप्टर में सीखा था, मैंने बताया था ना कि 1 किलोग्राम की वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। तो दोस्तों, हम अगर इस 1 किलोग्राम की वस्तु पर अगर बल लगाएंगे तो कितना लगाएंगे, 9.8 न्यूटन। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो विस्थापन है वो 1 मीटर तक हुआ है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो कार्य है वो बल और विस्थापन दोनों पर निर्भर कर रहे हैं, दोनों पर डिपेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें 3 किलोग्राम, तो यहाँ पर जो 3 किलोग्राम की जो वस्तु है उसको 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। तो ऊंचाई तो नहीं बदला, लेकिन दोस्तों आपका जो यहाँ पर वस्तु का जो भार है वो बदल गया। जब वस्तु का भार बदल गया तो कहीं ना कहीं आपका जो बल है अब वो भी बदल जाएगा। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जब 1 किलोग्राम की वस्तु पर 9.8 न्यूटन का बल लग रहा है और यहाँ पर वस्तु है 3 किलोग्राम, तो अगर इस 3 किलोग्राम की वस्तु को अगर 1 मीटर की ऊंचाई तक अगर उठाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इस वस्तु पर हमको 3 गुना बल लगाना पड़ेगा। यानी इसका 3 गुना बल हमें इस वस्तु पर लगाना पड़ेगा 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा जो कार्य है वो बल और इसकी जो दूरी है दोनों पर डिपेंड कर रही है। अगर हम यही बात करें दोस्तों इस 1 किलोग्राम की वस्तु को, तब देख सकते हैं कि इस 1 किलोग्राम की वस्तु को आपको यहाँ पर 2 मीटर तक उठाया गया है। देखिए, यहाँ 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर तक उठाया गया है और यहाँ 1 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर तक उठाया गया है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब इस 1 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर तक उठाया गया है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस पर जो आपका बल लगा होगा वो लगा होगा 9.8 न्यूटन। लेकिन जो आपकी यहाँ पर दूरी है वो कितनी हो गई है, विस्थापन वो हो गया है 2 मीटर। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर मान के चलते हैं कि अगर आप 1 मीटर यानी 1 मीटर तक अगर आप कार्य करोगे तो इस 1 मीटर द्वारा किया गया जो कार्य है वो दोस्तों इस कार्य के बराबर आएगा, इस कार्य क्या होगा, बराबर आएगा। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप 2 मीटर के लिए क्या करते हैं, अगर आप कार्य करते हैं इस 1 किलोग्राम की वस्तु पर, तो इस कार्य का जो परिमाण होगा वो इस कार्य के परिमाण के दोगुना प्राप्त होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि आपके दूरी या बल के बढ़ जाने के साथ आपका जो कार्य है वो भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। देखिए हमें दूरी नहीं बढ़ा, यहाँ पर बल बढ़ गया। तो यहाँ पर अगर हम इसका कार्य निकालेंगे तो वर्क जानते क्या होगा, वर्क जो होगा इसका तिगुना हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों इसका अगर
वर्क निकालेंगे तो इसका जो वर्क होगा इसका क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। तो ये दोगुना तिगुना किसके कारण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके बल और जो विस्थापन है इन दोनों के कारण हो रहा है। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही दोस्तों आपके कार्य के समानुपाती होगी, इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है। इस चीज़ को आप लोग समझ कर रखना, भूलना बिल्कुल भी नहीं। आगे देखिएगा थोड़ा सा जल्दी। जब किसी वस्तु के विस्थापन की दिशा उस पर लगते बल की दिशा में होती है, देखिएगा जब किसी वस्तु के विस्थापन की दिशा उस पर लगते बल की दिशा में होती है तब कार्य का परिमाण धनात्मक तथा विपरीत दिशा के लिए ऋणात्मक होता है। सुनिएगा इसको कैसे हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, मान के चलते हैं कोई बक्सा है और आप दोस्तों क्या करते हैं कि इस बक्से पर बल आरोपित करते हैं, तो आपके बल की जो दिशा है वो है इस तरफ, ठीक है। आपके बल की जो दिशा है वो है इस तरफ। जब बल की दिशा इस तरफ है और ये जो बक्सा है वो आपके बल लगाने से वो विस्थापित होकर यानी एस दूरी तय करते हुए अगर वो यहाँ पर चली आती है तो उस स्थिति में आपका जो कार्य होगा वो दोस्तों आपके धनात्मक रूप में आएगा, यानी कार्य का जो परिमाण होगा वो धनात्मक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी वस्तु के विस्थापन की जो दिशा है वो आपके बल की दिशा में है, ना कि बल के विपरीत दिशा में है। अगर दोस्तों बल के विपरीत दिशा में होगा तो उस स्थिति में दोस्तों क्या होगा कि आपके कार्य का जो परिमाण होगा वो आपका ऋणात्मक होगा। तो उस स्थिति में दोस्तों आएगा W बराबर यहाँ पर F.S, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो दोनों डॉट प्रोडक्ट हैं वो अपने आप को अदिश गुणनफल क्या करते हैं, यहाँ पर व्यक्त करते हैं। और अदिश गुणनफल के लिए जानते हैं क्या आता है, अदिश गुणनफल के लिए आता है कॉस थीटा। हो सकता है आप लोग को आगे 11 क्लास में मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आप लोग को परिचित कराता हूँ। W बराबर F/S cos थीटा होता है, ठीक दोस्तों। तो देखिए अब आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पर लिखे हैं W बराबर Fs और यहाँ पर लिखे हैं cos थीटा, तो आखिर cos थीटा क्यों नहीं यहाँ पर लिखे हैं। दोस्तों मैंने cos थीटा यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर cos थीटा ना होने का दोस्तों जो अर्थ है वो आपसे ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपने जो ये दोस्तों कार्य का जो आपने परिमाण निकाला है वो आप दोस्तों धनात्मक रूप में निकाले हैं, ना कि ऋणात्मक रूप में निकाले हैं। तो कैसे आप लोग समझिए। देखिए दोस्तों, आप मान के चलते हैं कि आप इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं। तो दोस्तों मान के चलते हैं इस वस्तु से जो विस्थापन की दिशा है वो इस तरफ है, ठीक। और फिर इसी वस्तु से जो आपके दोस्तों बल की दिशा है, जो बल की दिशा है वो आपका इस तरफ है, ठीक है। तो उस स्थिति में देख सकते हैं कि आपका ये जो बल है और ये जो आपका दूरी है यानी ये जो विस्थापन है ये दोनों क्या है, ये दोनों कोई भी कोण का निर्माण नहीं कर रहे हैं, यानी इन दोनों द्वारा जो बनने वाला कोण है वो दोस्तों क्या है, अगर इन दोनों को हटा देंगे तो दोस्तों आ जाएगा 0 डिग्री। ये दोनों जानते क्या बनेंगे, ये 0 डिग्री बनेंगे, यानी इन दोनों कोणों के बीच का जो झुकाव होगा वो होगा 0 डिग्री, वो होगा 0 डिग्री। इनके बीच के झुकाव को हम लोग देखेंगे तो इनके बीच का जो झुकाव होगा वो कैसा होगा, तो दोस्तों 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री होने के कारण लिखेंगे हम लोग यहाँ पर W बराबर F/S cos 0 डिग्री और W बराबर हो जाएगा F/S cos 0 डिग्री का जो मान है वो दोस्तों आपको पता है, आप लोग दोस्तों 10 क्लास में जाओगे तो पता चलेगा कि cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1। आज जब आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल कर आएगा W बराबर Fs और इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है W = F/S। तो ये दोस्तों आपका अर्थ हुआ, इसको समझ कर रखना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपके विस्थापन और आपके बल के बीच का जो बनने वाला अंतरित कोण है उसकी माप 0 डिग्री है, इसीलिए 0 डिग्री का मान रखने पर ये आपके W बराबर Fs के रूप में आता है। और यहाँ पर देख रहे हैं प्लस चिन्ह, तो ये अपने धनात्मक परिमाण को प्रदर्शित करता है। कब, याद रखना, जब भी दोस्तों आपके वस्तु का विस्थापन अगर बल की दिशा में होता है तो उस स्थिति में किया गया जो कार्य होगा वो हमेशा हमेशा धनात्मक होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ऋणात्मक के तौर पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये गेंद है, ठीक। इस गेंद को मान लेते हैं इस गेंद को आप क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी होती है वो अपने गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु को नीचे की ओर आकर्षित करती है, जबकि दोस्तों आपने क्या किया कि इस बल के विपरीत दिशा में अपने वस्तु को उछाल दिया। तो जब दोस्तों आपने इस वस्तु को आपके पृथ्वी के गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में जब आपने इसको उछाला है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि इस गेंद पर देख सकते हैं, इस गेंद पर जो बल लगेगा वो दोस्तों
पृथ्वी क्या करेगी, अपनी ओर उसको खींचेगी, यानी अपनी ओर लगाएगी, नीचे की ओर बल लगाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेट किया है ना, नीचे की ओर बल लग रहा है, किस दिशा में, तो नीचे की ओर, नीचे की ओर लग रहा है। लेकिन इस गेंद की जो विस्थापन की दिशा है, इसकी जो दोस्तों दूरी की दिशा है, वो आपके बल की दिशा के विपरीत है। वो जा रही है किधर, वो ऊपर से नीचे नहीं आ रही है, वो नीचे से ऊपर जा रही है। तो देख सकते हैं ये जब नीचे से जब ऊपर जा रही है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस वस्तु से अगर हम देखें, इस वस्तु से तो इस वस्तु के लिए जो आपका यहाँ पर बल की जो दिशा होगा वो आपके यहाँ पर दोस्तों विस्थापन की दिशा का विपरीत हो जाएगा। क्या होगा, विपरीत, हाई से विपरीत। मान के चलते हैं, मान के चलते दोस्तों आपका बिंदु हो गया जहां पर आपकी वस्तु है, और ये आपका जो दिशा है ये आपका हो गया विस्थापन का, और ये जो दिशा है वो आपका हो गया दोस्तों बल का। तो उस हिसाब से दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि आपके बल की दिशा और आपके विस्थापन की दिशा के बीच बनने वाला जो कोण है, ये जो कोण है वो दोस्तों क्या कर रहा है, 180 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है, 180 डिग्री का कोण। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जब 180 डिग्री का कोण बनता है तो दो ठो जो किरण होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाते हैं, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण यह रेखा का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर रेखा का निर्माण हो रहा है ना। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि कॉस थीटा में थीटा के स्थान पर 180 डिग्री का मान रखेंगे। काहे रखेंगे, मैं आप लोग को अभी बताया क्यों रखेंगे। क्योंकि जो बल की दिशा है वो विस्थापन दिशा के विपरीत है, जहां पर बनने वाला अंतरित कोण का जो माप है वो है 180 डिग्री। तो दोस्तों उस स्थिति में अगर हम मान निकालें, सारा चीज समझिएगा, वन शॉट में सारा खत्म कर देंगे कार्य आज। देखिए अगर उस स्थिति में हम निकालें F इंटू एस कॉस थीटा होबे करते जानबे करते हैं, तो अगर हम लोग थीटा के स्थान पर अगर दोस्तों हम लोग रखते हैं कितना, तो 180 डिग्री, तो उस स्थिति में जानते हैं क्या होगा, W बराबर F इंटू एस गुना कॉस 180 डिग्री का जो मान है वो होता है -1। आप लोग कहीं पर ही पता कर लीजिएगा दोस्तों, 10 क्लास में मिलेगा आप लोग को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना, तो -1 है। आज जब -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोस्तों आ जाएगा -F इंटू एस, यानी W बराबर हो जाएगा -F इंटू एस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके बल का जो परिमाण है वो दोस्तों ऋणात्मक रूप में आया है। कब, जब आपके कभी भी अगर उस वस्तु के बल की दिशा उसके विस्थापन की दिशा का अगर विपरीत हो जाए तो दोस्तों हम लोग उसके कार्य के परिमाण को ऋणात्मक रूप में ही समझेंगे। अब आती है तीसरी स्थिति, शून्य कब होगा, ठीक है। तो देखिए शून्य जानते हैं, शून्य के लिए दोस्तों हम लोग को चलना पड़ेगा किस पर, तो वृत्तीय गति पर। और आप सभी को पता है दोस्तों कि वृत्तीय गति में वृत्त के हर एक बिंदु पर दोस्तों क्या होती है, जो वस्तु होती है वो अपनी दिशा और स्पर्श रेखा की दिशा में वो बदलती रहती है। तो देख सकते हैं जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई एक वृत्ताकार पथ है, ठीक, और दोस्तों हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये केंद्र है, मान चलते ये केंद्र है, और आप सभी को पता है कि वृत्तीय गति में जो वस्तु होती है वो उस वृत्त के केंद्र के कारण क्या करती है वो, और आप सभी को पता है कि वृत्तीय गति में वृत्त के केंद्र द्वारा लगने वाले बल के कारण इस वृत्त के परिसीमा पर कोई वस्तु गति करती है। तो दोस्तों मान के चलते हैं कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर गति कर रही है, मान चलते ए बिंदु पर गति कर रही है, ए बिंदु पर, तो कहीं ना कहीं इस वस्तु पर जो बल है वो केंद्र से लग रहा है ना, केंद्र से क्या कर रहा है, केंद्र से बल लग रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस वस्तु की दिशा का, विस्थापन की दिशा का, तो दोस्तों आप जानते हैं कि वृत्तीय गति में किसी वस्तु की जो दिशा होती है वो उस वृत्त के स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। तो स्पर्श रेखा कैसी होती है, तो स्पर्श रेखा दोस्तों आपके वृत्त के हर एक बिंदु के क्या होगा, ये दोस्तों इस तरीके से रहती है, इस तरीके से हर एक बिंदु से एक ही आसपास रेखा खींचा जा सकता है, आपको पता है। अगर मान चलते हैं वस्तु की जो गति है वो इस तरफ है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो दिशा होगी वो इस तरफ होगा, तो ये है बल की दिशा, अहाई हो जाएगा विस्थापन की दिशा। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस वस्तु के लिए आपके बल की दिशा और जो विस्थापन की दिशा है वो एक दूसरे के लंबवत है, बाना लंबवत है। हाई है बल की दिशा, हाई है आपके विस्थापन की दिशा, और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत कहने का मतलब 90 डिग्री, 90 भैया डिग्री। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कार्य का अगर परिमाण निकालेंगे तो दोस्तों देखिए उस स्थिति में कार्य का परिमाण कैसे निकलेगा, W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो W बराबर F इंटू
तो W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा की जगह कितना रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो W बराबर एफ इंटू एस गुना कॉस 90 डिग्री का मान बहुत सारे को पता होगा, कॉस 90 डिग्री का मान होता है भैया कितना, तो 0 होता है। और रख बोल दीजिए 0, जब 0 की से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा मानवा क्या हो जाए 0, यानी कार्य क्या होगा शून्य, कार्य कैसा होगा शून्य। तो दोस्तों इससे आप ये सीख सकते हैं कि जब भी आपके कार्य की प्रक्रिया में अगर आपके वस्तु द्वारा लगाए गए बल का जो दिशा होता है वह उस वस्तु के विस्थापन की दिशा के अगर लंबवत हो जाए यानी अभिलंब के रूप में हो जाए तो उस स्थिति में कार्य का जो परिमाण होगा वो आपको शून्य प्राप्त होगा। इतना दोस्तों आप लोग समझकर रखना। और ये सारा चीज दोस्तों आप लोग को वृत्तीय गति में देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि एक पत्थर को अगर बहान कर आपने चारों दोस्तों उसको चाहिए तो वहां पर आपका जो कार्य होगा वो शून्य माना जाएगा। अगर दोस्तों जो पृथ्वी है अगर वो सूर्य की ओर चारों ओर क्या करती है परिक्रमा करती है तो उसके कार्य को शून्य माना जाएगा। अगर चंद्रमा है अगर वो पृथ्वी के चारों ओर अगर परिक्रमा कर रही है तो उसके कार्य को शून्य माना जाएगा। तो ये सारा चीज दोस्तों इस कंडीशन के माध्यम से ही होता है। तो मैंने आप लोग को यहाँ बताया कि जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के अभिलंब होता है तब कार्य का परिमाण शून्य होता है। तो ये सारा चीज दोस्तों मैंने आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दिया था। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से कार्य को दोस्तों कंप्लीट करा दिया है। अब अगला जो वीडियो होगा आपका वो दोस्तों आपके किससे संबंधित होगा, तो आपके संबंधित होगा ऊर्जा से। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।